दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नदी की द्वीप कविता के बारे में। नदी की द्वीप कविता का हम लोग काव्य पाठ करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। तो यह कविता आपकी काव्य मंजरी क्लास 11-12 ISC बोर्ड में चलती है। तो ये कविता 5वीं कविता है और इस कविता का काव्य पाठ करके कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदी के द्वीप कविता के कवि हैं अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और इनका उपनाम या कवि नाम अज्ञेय है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ था। आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो अज्ञेय जी का जन्म देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। पिताजी की सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय तक सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। सन 1943 से 46 तक सेना में रहे और यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद से प्रकाशित प्रतीक से जुड़ गए। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिसमें विशाल भारत, दिनमान, नवभारत टाइम्स और नया प्रतीक शामिल है। कुछ दिन ये आकाशवाणी से भी संबंध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन भी किया। 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हो गया। तो अज्ञेय जी का जन्म देवरिया में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे, इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी और ये सैनिक, विशाल भारत और दिनमान, नवभारत टाइम्स और नया प्रतीक आदि पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। आकाशवाणी से भी संबंध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक पढ़ाया भी। इनका देहांत 1987 में हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञेय जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। आप निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, कवि तो हैं ही और उपन्यासकार भी हैं। प्रमुख काव्य रचनाओं में आंगन के पार द्वार, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, सुनहरे सवाल, कितनी नावों में कितनी बार और पूर्वा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी की काव्य भाषा मुख्यतः संस्कृत निष्ठ है, जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुतायत रहती है या भरमार रहती है। ऐसे शब्द उन्हें संस्कृत निष्ठ कहा जाता है। तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। इनका जन्म समय और देहांत का समय जानकारी प्राप्त की और कौन कौन ये पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। विशाल भारत, दिनमान, नवभारत टाइम्स और नया प्रतीक से जुड़े रहे। ये तो यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर ली। कुछ 2-3 लाइनों में आपके बोर्ड में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें जोड़ सकते हैं इनमें। अब हम लोग मुख्यतः नदी के द्वीप कविता का काव्य पाठ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या समझेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि नदी की द्वीप कविता जो है या हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य संग्रह से ली गई है और यह कविता 1949 में प्रकाशित हुई थी पहली बार। नदी की द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीक का मतलब सिंबल्स के मार्फत इसमें प्रयोग किया गया है। इस कविता में प्रतीकों द्वारा कुछ सिंबल जो हैं, नदी हैं, द्वीप हैं, इनके संबंध के द्वारा हमें यह व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि नदी जो है परंपराओं का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप और भूखंड के बीच में नदी बहती है। इस प्रकार भूखंड समाज का प्रतीक है और व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य परंपराएं करती हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोत शून्य बह जाए। वो हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। कभी कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोत शून्य बह जाए, वह हमें आकार देती है। तो कभी कहता है कि हमारी स्थिति जो है एक नदी के द्वीप की तरह है, हम सभी व्यक्तियों की। हम नहीं कहते कि नदी द्वीप को छोड़ के बह जाए, क्योंकि नदी ही द्वीप को आकार प्रदान करती है, वह निर्माण करती है, जन्म देती है। द्वीप के कोण, उसके मध्य के उठान, द्वीप के कोण, उसके मध्य के उठान, उसके मार्ग, बालू के किनारे, उसकी गोलाकार आकृति, ये सब नदी के ही देन है। यदि नदी नहीं होती तो इन सब का होना संभव नहीं होता। हमारे कोण मतलब जो कोने हैं, गलियां आप जानते हैं, अंतरीप जो कुछ उठे हुए जो रास्ते हैं, मध्य के उठान उन्हें कहते हैं। उभार तो आप जानते हैं, उठा हुआ। और सैकत और कोल, सैकत का मतलब होता है बालू और गोलाकार आकृति बालू के किनारे। ये सब सारी चीज़ें नदी की ही बनाई हुई हैं।
माँ वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम फदा से द्वीप हैं स्रोत सुविनी के, किंतु बहते ही नहीं है, क्योंकि बहना रीत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो यहाँ भी कवि कहता है कि द्वीप या प्रतीक के माध्यम से कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारा जन्म नदी के कारण ही है, और द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। नदी से ही द्वीप का जन्म हुआ है। द्वीप कभी भी नदी की प्रवाह की होने वाली धारा नहीं बन सकते। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। वे फदेओ नदी के द्वीप ही कहलाते हैं। वे नदी की गति के साथ नहीं चल सकते। यदि वे नदी के साथ प्रवाहित हो जाएंगे तो स्वयं रेत बन जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि नदी के जो द्वीप हैं अपने स्थान से हट जाएंगे या बहेंगे तो सभी स्थान जलमग्न हो जाएगा, उनका पैर उखड़ेगा और सभी स्थान जलप्लवन होगा, यानी बाढ़ आएगी और वह जल से पूर्ण हो जाएंगे, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि उनके किनारे जो द्वीप के हैं कट छड़ के गिर जाएंगे और उन्हें सहन होना पड़ेगा। यदि वे पूर्ण हो भी जाएं, यदि धारा बन भी जाएं, तो क्या कभी वे नदी की धारा बन सकते हैं? नहीं, कभी वे नदी की धारा द्वीप नहीं बन सकते। रेत बनने के पश्चात सलील यानी पानी नदी के पानी को गंदा ही करेंगे। नदी का पानी जल पीने योग्य नहीं हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति का अस्तित्व समाज के रूप चलने में ही है। समाज के विपरीत जो जाएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। समाज के हित में कार्य करने से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी विकृतियों को समाज में न फैलने दे, तभी सामाजिक परिवेश दूषित होने से बचेगा। अब आगे देखिए, कवि कहते हैं द्वीप है हम या नहीं है साप, या अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो कभी कहते हैं कि द्वीप हम हैं, या कोई हमारा अभिशाप नहीं, हमारी कोई शाप नहीं, बल्कि हमारा भाग्य है। नियति मतलब भाग्य। हम नदी के पुत्र हैं और क्रोड़ मतलब गोद। हम बैठे नदी के क्रोड़ में, यानी कि गोद में बैठे हुए हैं, उसके बीच धारा अर्थात नदी की गोद में बैठे हैं। नदी द्वीप के अस्तित्व को शेष भूभाग से जोड़ती है। इस विशाल भूभाग से उसका जन्म होता है, अतः यह भूभाग ही उनके पिता के समान है, अर्थात व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुण प्रदान किए हैं और समाज ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में मनुष्य रहता है, इसलिए समाज ही उसका निर्माता है। तो वह भूखंड अपना पितर है। तो आज जो बड़ी भूमि है वही उसके पूर्वज हैं। तो द्वीप बनना कोई अभिशाप नहीं, कोई श्राप नहीं, बल्कि उसका भाग्य है। और नदी द्वीप के अस्तित्व को शेष भूभाग से जोड़ती है और विशाल भूभाग से ही व्यक्ति का या द्वीप का जन्म होता है, और यह भूभाग ही उसके पिता के समान है, अर्थात व्यक्ति को समाज ने मानवीय गुण प्रदान किए हैं और समाज ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का निर्माण करता है, और समाज के बीच ही मनुष्य रह सकता है और समाज ही उसका निर्माता होता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस कवि की नदी के द्वीप कविता की व्याख्या समझ गए होंगे। और इसको यदि हम समराइज करें कविता को कुछ संक्षिप्त पंक्तियों में, तो कुछ इस प्रकार होगा, समराइज करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि द्वीप प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि उसका जन्म नदी से हुआ है, उसका रूप, आकार, प्रारूप सभी कुछ जो भी है वह सब नदी की ही देन है, इसलिए नदी उसकी माँ के समान है। द्वीप नदी के साथ ही रहना चाहता है, वह नहीं चाहता कि नदी उसके छोड़ के चली जाए। द्वीप यह जानता है कि नदी के साथ बहने के लिए छोटा होना पड़ेगा, अर्थात हमें रेत बनना पड़ेगा। रेत का तो कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए द्वीप बहना नहीं चाहता। द्वीप नदी की मूलधारा में समाहित भी नहीं होना चाहता। द्वीप यह नहीं चाहता कि वह मूलधारा के साथ बहे, क्योंकि बहने से वह नदी की भांति बह तो नहीं पाएगा, केवल जल को गंदा ही कर देगा। द्वीप यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि द्वीप बनना उसका भाग्य है। आज वह जो भी है उस पर उसके तनिक भी उससे पश्चाताप नहीं है। वह इसे अपनी किस्मत मानकर, भाग्य मानकर कहता है कि उसे मान है, उसे गर्व है कि वह नदी का पुत्र है। भूखंड मानो उसका पिता है और नदी पिता और पुत्र को जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार यदि हम इसी केंद्रीय भाव के बारे में जानना चाहें, एक कुछ और इसको संक्षिप्त पंक्तियों में करना चाहें, तो यह पता चलता है कि व्यक्ति, जो कि प्रतीक माध्यम से कवि अज्ञे जी कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म परंपराओं से होता है, वह समाज में जन्म लेता है, लेकिन व्यक्ति को परंपराओं के साथ नहीं बहना चाहिए, अन्यथा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि परंपराओं ने उसे जन्म दिया है और ये परंपराएं ही हैं जो कि समाज से जुड़ने का कार्य करती हैं। इस प्रकार यह कविता परंपरा, समाज और व्यक्ति
इन तीनों के संबंधों को, अंतर्निहित संबंधों को उद्घाटित करती है। तो इस प्रकार नदी के द्वीप कविता का हम यहाँ समापन होता है। यदि आपको अपने प्रश्न से संबंधित अपने कुछ और नोट्स चाहिए तो आप hindiquestions.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री, आपके बोर्ड से संबंधित, आपसे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नदी के द्वीप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।